सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने इसको अटेंड भी किया है, तो इसका मतलब यह होता है कि अब आपको आइडिया मिल गया है बच्चों बेसिक्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में। तो जब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट, तो लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हल्का सा हम लोग 2 मिनट में कि भाई ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स बट नॉट बोथ इज नोन एज लॉजिकल स्टेटमेंट। बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो जाए या तो फॉल्स, बट दोनों नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे सर क्या दोनों वैल्यू हो सकती है, नहीं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो ही उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिकल स्टेटमेंट। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस लॉजिकल स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। वो कौन कौन से लोग हैं, नाम तो बताओ। तो याद है बच्चों, पहला बंदा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। सेकेंड, इंपरेटिव सेंटेंसेस, मतलब जहां पे ऑर्डर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, तो समझ जाना वो भी लॉजिकल स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं होते। मतलब अगर आपको पहचानना है ना कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं, तो उनको आप कंपेयर करो, क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट है, क्या, ऐसा कंपैरिजन करना होता है। बात समझ रही? यस। तीसरा था बच्चों आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जहां पे भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, समझ जाना वो भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। और चौथा था आपका ओपन सेंटेंसेस, मतलब जैसे मैं बोलूं ही इज अ गुड पर्सन, इट इज रेड इन कलर, मतलब जहां पे कुछ स्पेसिफाइड ना हो, वो भी सब बोलो क्या है बच्चा, आपका लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर? चलो, ये सारी चीजें होने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब ये 1.1 से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 3 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज द स्टेटमेंट, राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू। प्लीज ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया होगा बच्चों, एंड क्वेश्चन जो भी हमें दिया गया है वहां पे हमें डिसाइड करना होगा कि भाई ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि नहीं, राइट? और अगर स्टेटमेंट है तो बताओ उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है कि फॉल्स। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ ट्रायंगल हैज n साइड्स। मैं लिखने का तरीका बता दो बच्चों, अ ट्रायंगल हैज n साइड्स। यहां पे n स्पेसिफाई किया है नहीं। जैसे कि मैं बोलता है अ ट्रायंगल हैज 4 साइड्स, क्या सर झूठ क्यों बोल रहे हो, ट्रायंगल में तो 3 ही साइड होते हैं, 4 कहां से हो गए? तो जब मैंने बोला ट्रायंगल हैज 4 साइड्स, आपने बोला सर आप झूठ बोल रहे हो, मतलब फॉल्स, तो डायरेक्टली आपका आंसर फॉल्स आ गया। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ओ सही है सर, 3 साइड्स होते हैं, मतलब सही बोल रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है अगर n के प्लेस पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया होता तो मैं बोल सकता था हाँ भाई ट्रू है कि फॉल्स, लेकिन यहां पे n दे दिया तो वो हम लोग यहां पे कंफ्यूज हैं। यस, सो इसका मतलब यहां पे चीजें स्पेसिफाइड नहीं है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है मतलब ये ओपन सेंटेंस है। देखो यहां पे सिंस इट इज, आपको रीजन देना पड़ेगा बच्चों, आपको पहचानना पड़ेगा। सिंस इट इज ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट। देखा, एकदम सिंपल तरीके से, अगर लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है तो आपका आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन है? नहीं। किसी ने ऑर्डर या रिक्वेस्ट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया मतलब क्वेश्चन तो है नहीं। कहीं पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात हो रही है? नहीं। कहीं पे एक्सक्लेमेटरी साइन हो रहा है? क्या नहीं। क्या सब कुछ स्पेसिफाइड है? हाँ, ट्रायंगल है, उसके सारे एंगल को ऐड करने से आंसर 180 आ रहा है। बरोबर, 1 नंबर बच्चों। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये ना ही क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ना ही ऑर्डर या रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी नहीं दिया हुआ है, साथ ही साथ ओपन सेंटेंस भी नहीं है। इसका मतलब यस, इट इज, जब लॉजिकल आपका स्टेटमेंट होगा, सोचने का नहीं, इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। और उसके बाद लिखने का ट्रुथ वैल्यू, क्या लिखना है बेटा, ट्रुथ वैल्यू। जो ट्रुथ वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करते हो तो हमेशा आंसर 180 आता है, सही है, ये ट्रू है। तो जो ट्रुथ वैल्यू में कुछ लोग लिखते हैं TRUE ट्रू और डायरेक्टली कैपिटल T, चलेगा,
चलेगा। आप यहां पे कैपिटल टी लिखो या ट्रू लिखो, दोनों का मीनिंग यहां पे क्या है, सेम। तीसरा, यू आर अमेजिंग गाइस, यू आर अमेजिंग, यस आई एम सेइंग टू यू गाइस, यू आर अमेजिंग। तो आप लोग अमेजिंग हो, बट यहां पे क्या दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन। इसका मतलब तीसरे में हम क्या लिखोगे, पहले रीजन, सिंस इट इज एन exclamatory sentence, therefore it is not लॉजिकल स्टेटमेंट। देखा आपने, पहले आपको मैं समझा रहा हूं, एक बार समझ में आ गया लिखना कैसे, टेंशन खत्म। देखा वो जो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि पहला वाला आपका ओपन सेंटेंस है इसलिए लॉजिकल नहीं है, तो पहले रीजन देना होता है, फिर बताना है लॉजिकल है कि नहीं है। तो लॉजिकल नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जहां पे वो लॉजिकल स्टेटमेंट होता है तो डायरेक्टली देख करके लिखो, हाँ इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज दिस वन। वहां पे आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। वो जो 3 क्वेश्चन में लिख के बता दिए कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब मैं आपको कैसे बताऊंगा, ध्यान देना। सेम 3 क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। यहां पे प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए कैसे बच्चों, यस लिखोगे, इट इज एन इंपरेटिव, याद है इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंसेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पे रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। तो आप क्या लिखोगे कि सर इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंसेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। एकदम क्लियर। रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। देखो एक बात और, ट्रू और फॉल्स की जो बात होती है बच्चों, ये हमेशा आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको नॉलेज है कि नहीं उस चीज के बारे में। अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है ट्रू है फॉल्स। लेकिन नॉलेज ही नहीं होता कैसे बताओगे। इसमें बोलता हूं एग्जांपल कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, आप जिसको पता ही नहीं मुंबई महाराष्ट्र में है वो क्या ही बताएगा कि आंसर ट्रू है कि फॉल्स। इसलिए आपको यहां पे स्टेटमेंट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मैंने आपको सिखा दिया कि हाँ स्टेटमेंट ऐसे ही पहचानते हैं कि स्टेटमेंट है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी, ट्रू और फॉल्स में। अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है कि हाँ वो ऐसा ही होता है तो आंसर ट्रू बोलोगे, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो जिसके बारे में आपको नहीं मालूम पड़ रहा आंसर ट्रू है कि फॉल्स, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं सिखा रहा हूं ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पहला वाला तो इंपरेटिव सेंटेंस था इसलिए लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ। बच्चों दूसरे की बात करते हैं। ये क्या हो गया आपका इंपरेटिव। सो इंपरेटिव सेंटेंसेस बराबर, इसलिए लॉजिकल नहीं है। अब ये देखो, ये आपका स्टेटमेंट है, यस इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं है, देन ओपन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब यस। बट क्या बोला है, रूट के अंदर -4 है, तो रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। सभी को पता है रूट के अंदर का नंबर इरेशनल, जैसे √2। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है जिसका स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सब होता है इरेशनल नंबर। क्लियर। चलो, लेकिन एक प्रॉब्लम बच्चों, यहां पे रूट के अंदर माइनस दे दिया, और सभी को पता है कि रूट के अंदर जो भी माइनस होता है हमेशा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यस सही बोला आपने, सही बोला बेटा आपने। सो रूट के अंदर माइनस आ गया, दैट मींस इट इज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। और अगर ये इमेजिनरी नंबर है, बट यहां पे क्या बोल रहा है, इरेशनल, तो झूठ बोल रहा है ये। रूट के अंदर माइनस वैल्यू आती है तो हमेशा वो इमेजिनरी होता है, बट इसने क्या बोल दिया, इरेशनल, मतलब झूठ बोल रहा है। सो यस इट इज द स्टेटमेंट बट द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इट इज द स्टेटमेंट बच्चों बट द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर। चलो, तो अभी आपको ये समझ आ गया। सो इट इज कैसे लिखोगे, यस इट इज अ स्टेटमेंट बट द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अब यहां देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपको इक्वेशन दिया गया होता है तो चेक करो क्या उसकी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। हां सर दी गई है, मतलब जब इसका आप आंसर लिखने जाओगे डायरेक्टली लिख दोगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। अब आपको वैल्यू पुट करनी है और चेक करनी है क्या वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रही है। ध्यान देखो, -4 का स्क्वायर +16, -6 इंटू -4 24, तो +16 +24 +8, इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर 0 आने वाला है क्या, नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो -2 के लिए भी चेक कर लेते हैं बच्चों। -2 का स्क्वायर +4, -6 इंटू -2, 6 2 12, सो +12 हो जाएगा। +12
प्लस 4 करेंगे 16, 16 प्लस 8 24, 24 इक्वल टू 0, नो। मतलब जब आपने x के प्लेस पे -4 पुट किया तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, और जब आपने -2 पुट किया तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया। मतलब किसी भी केस में आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आया, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया होता तो हम क्या बोलते हैं, आंसर ट्रू। बट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया बच्चों, इसका मतलब ये क्या आपका फॉल्स। बस समझ आ गया। चलो ये 3 क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो पहला क्या है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ये आपका इंपरेटिव, क्योंकि ऑर्डर रिक्वेस्ट आ गया तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंसेस लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। अब ये स्टेटमेंट तो है बट रूट के अंदर -4 ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, बट इसने इररेशनल बोल दिया, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। फिर यहां पर जब कभी भी इक्वेशन आता है बच्चों, तो इक्वेशन में चेक करो कि आपके वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, हां दी गई है। सो इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, ये जैसे ही आपको मिला समझ जाना स्टेटमेंट है। लेकिन ट्रू और फॉल्स कैसे मालूम पड़ेगा, वैल्यू पुट करो, इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगला क्वेश्चन गाइस, अब मुझे लगता है फटाफट हो जाएगा। ही इज एन एक्टर, स्पेसिफाई किया, नो। ये क्या बेटा, ओपन सेंटेंसेस है कि नहीं, ये स्पेसिफाई किया क्या, नहीं। तो ही इज एन एक्टर, ये आपका ओपन सेंटेंस है। अगर ओपन सेंटेंस है इसका मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर क्या लिखोगे, सिंस इट इज एन ओपन सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। डिड यू हैव लंच, भाई मैंने तो नहीं खाया। चलिए क्वेश्चन पूछ दिया इसने क्वेश्चन पूछ दिया मेरे लाल, इसका मतलब यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड गाइस अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, हैव अ कप ऑफ टी, कोई आपसे बोल रहा है भाई ले भाई चाय पी ले, इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो गया ना, यहां पे ऑर्डर हैव अ कप ऑफ टी, लो भाई पी लो, वो रिक्वेस्ट में ही समझ के चलो कोई बात नहीं, बट इंपरेटिव सेंटेंस। देखा बेटा, सो पहला ओपन था, दूसरा इंट्रोगेटिव था, तीसरा इंपरेटिव निकला, इसका मतलब यह होता है कि तीनों बंदे लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। कोई बात नहीं, तो पहचानने की कोशिश करो, मजा आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में हम लोग ट्राई करेंगे सारे के सारे खत्म करने के लिए, ठीक है। चल बेटा, सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, हाँ फॉर्मूला तो करेक्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करेक्ट है, लेकिन वेरिएबल x की वैल्यू दी गई है क्या, ओए होए दी गई है r मतलब रियल नंबर, समझ के लो। सो बेटा ये हमारा इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमें r की वैल्यू दी गई है, इस इक्वेशन में हमें r की वैल्यू दी गई है, x और y मतलब x और y की वैल्यू दी गई है। तो क्या ये इक्वेशन सही है पहले वो बताओ, क्योंकि फॉर्मूला है ना बेटा, तो हमको तो पता ही है x प्लस वाई का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x और y की प्लेस पे आप कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगा, क्योंकि बचपन से हमने ये फॉर्मूला ऐसे ही सीखा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आने वाला है। मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है और वेरिएबल की वैल्यू भी दी गई, मतलब इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू, इट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज ध्यान दो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट जरा ध्यान देना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बेटा, ये अपने को समझना है। यस, सो एक चीज याद रखो, कोई भी रियल नंबर, जैसे मैंने 2 ले लिया, क्या मैं 2 को 2 प्लस 0i लिख सकता हूं, हां सर लिख सकते हैं, तो 2 इज अ रियल नंबर, प्लस 0i लिख दिया तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं बेटा, हम हर रियल नंबर के आगे प्लस 0i लिख सकते हैं, क्योंकि 0i मतलब इमेजिनरी, और 0i लिखने के बाद समझ जाना ये क्या बन गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हर एक रियल नंबर के आगे हम कोई भी 0i लिख सकते हैं, क्योंकि 0i मतलब कोई टेंशन नहीं, 0 इंटू आई 0, कोई लिखने का टेंशन नहीं है, बट लिखने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। यस, आई कैन से दैट कि every real number is a complex number, it is a statement and the answer is true, correct।
1 इज द प्राइम नंबर, नो, फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, बट आंसर इज फॉल्स। सर कैसे? बेटा प्राइम नंबर हमेशा 2 से डिवाइड बोला, 2 से स्टार्ट होता है, और प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से। बात समझो, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, और हमेशा स्टार्ट होता है 2 से। बात समझ आया? अगर वो स्टार्ट ही होता है 2 से और ये तो 1 बोल रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, यस। सो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, और यहां पे बोला है 1 इज अ प्राइम नंबर, तो झूठ बोल रहा है, मतलब फॉल्स है। क्लियर? चलो अगला, विद द सनसेट द डे एंड्स। सही तो बोल रहा है, सनसेट के साथ में दिन समाप्त होता है, दिन खत्म होता है। यस, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू। यस, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू, क्योंकि ना ही क्वेश्चन है, ना ही एक्सक्लेमेटरी साइन है, ना ही ऑर्डर रिक्वेस्ट है, ना ही ओपन सेंटेंस है, भाई ये स्टेटमेंट है। चल, क्या 1 फैक्टोरियल 0 होता है? भाई इट इज अ स्टेटमेंट, बट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। नेक्स्ट इक्वेशन दिया है, यस। अब बोलोगे सर इसमें वेरिएबल, अरे वेरिएबल नहीं है बेटा, नंबर है, नंबर में सोचने का नहीं वेरिएबल की वैल्यू दी गई है कि नहीं, क्योंकि यहां पर अगर वेरिएबल होता तो हम चेक करते वेरिएबल की वैल्यू दी गई है क्या। यस। सो 1 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 1 इक्वल टू 0, नो, आंसर इज फॉल्स। 3 + 5 इज 8, 8 इज ग्रेटर देन 11, नहीं। क्या 8 11 से बड़ा होता है? बच्चों स्टेटमेंट तो है, इक्वेशन आ गया, स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट्स है, मतलब ये स्टेटमेंट तो है, बट आंसर यहां पे क्या है बेटा? फॉल्स। यहां पे आंसर क्या है? फॉल्स। व्हाई? बिकॉज 3 + 5 इज 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 11, नहीं, 8 तो लेस देन होता है। गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कंफर्म? चलो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? फॉल्स। चल भाई, ये समझ में आ रहा है सबको ना? फटाफट यार, देखो क्या होता है, इतने अच्छे से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप यार फटाफट सेशन को लाइक कर दिया करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो, जल्दी जल्दी फटाफट चलो सेशन को लाइक कर दो। एंड गाइस, सेशन को लाइक करने के बाद फटाफट आप इस चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ कि पूरा मैथ्स का सिलेबस एकदम डिटेल में सिर्फ और सिर्फ यहां पे हो रहा है, वो भी कॉमर्स का। जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, मैं बता रहा हूं बच्चों। देखो यूट्यूब की दुनिया में आप जाओगे ना, आपको कोई भी एक डेडिकेटेड चैनल नहीं मिलेगा कॉमर्स के लिए। लिख के देता हूं यार, लिख के देता हूं, और इतने डिटेल में, इतने आसान भाषा में कौन सिखाएगा? सिर्फ और सिर्फ मैं ही सिखाऊंगा। तो आप पूरे साल भर के लिए बुकिंग कर लो। अरे बुकिंग करनी है मतलब कुछ वैसे पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। आप 7 o'clock ज्वाइन हो जाओ, एंड टाइम टेबल आपको मिल ही गया है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो आप 7 o'clock ज्वाइन हो जाओ, एंड उस दिन पे 7 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप अपने साथ में बुक रखो, आपकी नोटबुक रखो, आपकी टेक्स्ट बुक रखो, सॉल्व करो मेरे साथ, एंड जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम रहेगा, नेक्स्ट टाइम इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर के पहले, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो। बट मैंने जो बोला है स्ट्रेटजी कि विद इन 24 आवर्स आप उसे फिनिश कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करके आओ। सोचो आपने एक बार पढ़ा, वेरी गुड, फिर आप उसे लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब रीड भी कर रहे हो, लिख भी कर रहे हो, तो 2 बार और पढ़ाई हो गई, मतलब 3 बार हो गया। और जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आओगे, लेक्चर के पहले, तो आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करके आओगे, मतलब एक टॉपिक कम से कम आपको 4 बार 5 बार हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आपका एक टॉपिक 4 से 5 बार प्रैक्टिस होता है, तो आपका एग्जाम आते आते मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप सब एकदम दिमाग में बैठा रहेगा। समझ रहे हो? तो इतने सिंपल भाषा में, इतने सिंपल तरीके से, इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा यार। देखो लोगों की तरह मैं यहां वहां की बातें कर सकता हूं, भाई मैं ये कर दूंगा, भाई वो कर दूंगा, भाई मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल चीजों को, एकदम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। पसंद में आ रही है? यस। तो एकदम आसान तरीके से आप सीखने की कोशिश करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। मैंने आपको टेलीग्राम, यस मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया होगा, है कि नहीं? फटाक से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी के सारे आपको जो नोट्स रहेंगे, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस रहेंगे, जो भी बाकी अपडेट्स रहेंगे या बाकी लिंक्स रहेंगे, वो सब मैं आपको उस टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। यार ये तो सही बोल रहा है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर ही होता है, राइट, करेक्ट।
सही बोल रहा हूं कि नहीं? जल्दी बोलो बच्चों। यस, सो यस इट इज अ स्टेटमेंट, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इक्वेशन देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, करेक्ट बोला, और एक्स वाई की वैल्यू भी दी गई है, इसका मतलब यस आंसर इज ट्रू बच्चों, आंसर इज ट्रू। क्लियर? चलो वेरी गुड, आंसर इज ट्रू। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सच बोल रहा है। 2 एक ऐसा नंबर जो इवन भी है प्राइम भी है, मतलब इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो, और बच्चों प्राइम बोला मतलब जो किसी और से डिवाइड ना हो। 3 देखो 4 इज अ इवन नंबर बट प्राइम नहीं, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है। तो आपको 2 ही एक ऐसा मात्र नंबर है जो बच्चों इवन और प्राइम दोनों होता है, लेकिन बाकी नंबर जो हैं या तो इवन होंगे या तो प्राइम होंगे, दोनों नहीं होंगे। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस करेक्ट, ये तो बेसिक डेफिनेशन। यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू। देखा बच्चों आपने, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से सीखो, इसके जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे के सारे ध्यान दो। टू कोप्लेनर लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, सही बोल रहे हैं। देखो ना, अगर एक प्लेन होता है बेटा, यहां पे अगर 2 लाइन है, या तो दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों इंटरसेक्टिंग, तीसरा कोई कंडीशन आएगा ही नहीं। देख लो ना, अगर ऐसे है तो इंटरसेक्ट होगा, अगर ऐसे है तो पैरेलल, और कोई तीसरा कंडीशन आने वाला है क्या? नहीं। याद रखना, एक प्लेन के अंदर अगर 2 लाइंस होती हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या तो पैरेलल हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये बंदा जो भी बोल रहा है ये सही बोल रहा है भाई, एकदम करेक्ट बोल रहा है मेरा बच्चा। यस आंसर इज ट्रू, यस इट इज अ स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। सर ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग? देखो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, बुक में दिया है तो अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे क्या बोला है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अ सेट, पहली बात तो स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू है कि फॉल्स है मुझे मालूम पड़ेगा मेरे नॉलेज के ऊपर। तो 7 लोगों को 7 प्लेस पे बैठाना है फोटोग्राफ के लिए, आपको पता है, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा हुआ है। 7 प्लेस पे 7 लोगों को अरेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? 7p7। जैसे 8 प्लेस पे 7 लोगों को अरेंज करना होता तो मैं क्या लिखता? 8p7। 9 प्लेस पे 7 लोग को अरेंज करना है तो 9p7। यहां पे क्या बोला है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर यहां पे प्लेस तो नहीं बोला, अरे भाई 7 लोग 7 प्लेस ही रहेंगे ना। हाँ, 7 प्लेस पे 7 लोगों को अरेंज करना मतलब 7p7। एंड गाइस याद रखना, 7p7 का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल। उसने सही बोला है, मतलब आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। देखा बेटा? यस। गिव मी अ कंपास बॉक्स, भाई ऑर्डर है, इंपरेटिव 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 इंपरेटिव। इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट सिंस इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात हो रही है, इसलिए लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट, खत्म ही नहीं हो रहा है, नहीं हो जाएगा, बस बस बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों, बहुत कोई नहीं। अरे ये तो रिपीट हो गया, गिव मी अ कंपास बॉक्स, रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट, ब्रिंग द मोटर कार हियर। ओए ऑर्डर दे रहा हूं तेरे को, ब्रिंग द मोटर कार हियर। इसका मतलब क्या है मेरे लाल? ये है आपका लॉजिकल स्टेटमेंट? नहीं यार, ये तो इंपरेटिव है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ओके प्लीज ध्यान से दो सब लोग, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे। अरे रे रे रे, इट मे रेन टुडे स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे ये हो गया बच्चों ओपन सेंटेंस, क्योंकि इट मे रेन टुडे, इट मे स्पेसिफाइड ही नहीं है, बारिश हो रही है कि नहीं, हो सकता है, स्पेसिफाइड ही नहीं है। अगर जैसे बारिश हो रही है, हाँ इट इज रेनिंग, तो आप बोलो यहां से बारिश हो रही है, नहीं हो रही, इट इज रेनिंग, सर फॉल्स बोल रहे हो आप। लेकिन इट मे रेन टुडे मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब ओपन सेंटेंस, कोई फिक्स्ड ही नहीं है, इसका मतलब यस इट इज ओपन सेंटेंस। एंड गाइस अगर ये ओपन सेंटेंस है, इसका मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। बात समझ गई? इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, एक नंबर। चलो कुछ क्वेश्चन और बच्चों, यस कुछ क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बच्चों, 2 क्वेश्चन और देखो सब लोग।
If a plus b is less than 7 where a is greater than or equal to 0 and b is also greater than or equal to 0 then a is less than 7 b is less than 7. ये क्या बोला है? अच्छा 2 मिनट बाद देखते हैं कुछ नाटक इसमें. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव. बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर ये इंट्रोगेटिव है इसका मतलब इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट. चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया. चलो इसके बारे में बताओ. अगर a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब a और b को ऐड करने से आंसर लेस देन 7 आ रहा है, जहां पर a की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं है, b भी 0 से बड़ी है मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं है, देन a इज लेस देन 7 एंड b इज करेक्ट है. करेक्ट है क्योंकि बच्चों a प्लस बी को ऐड करने से वैल्यू लेस देन 7 आ रही है, इसका मतलब a और b की वैल्यू 7 से कम ही होगी ना, क्योंकि 7 या 7 से ज्यादा हो गई तो ऐड करने पे वैल्यू कुछ और ही आएगी, 7 से ज्यादा ही होगी. समझो, दिमाग लगाओ. अगर a प्लस बी है लेस देन 7 तो a और b के प्लेस पे जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो 7 से कम ही पुट करूंगा, तभी तो 7 से कम आएगा. समझ रहे बात? जैसे 1 2 पुट किया, 1 + 2 3, 3 इज लेस देन 7. हाँ 1 2 क्या है 7 से कम था इसलिए ऐड करने पे वैल्यू लेस देन 7 आई. मान लो मैंने पुट किया यहाँ पे 2 और 3, 2 + 3 5, 5 इज लेस देन 7. देखा? सो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे यह है बच्चों कि अगर a प्लस बी को ऐड करने से आंसर लेस देन 7 आता है तो ये तभी होगा जब a और b की वैल्यू 7 से कम होगी. बोलोगे सर 6 और 1 ले लो, 6 + 1 7, या 6 5 ले लो, 6 + 5 11. नहीं, अरे इन जनरल बात करेंगे तो a और b की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए ही ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं. इसका मतलब इट इज अ स्टेटमेंट, आंसर इज ट्रू. देखा बेटा? यस. कंफर्म. तो यहां पे a और b की वैल्यू दिया गया होता तब हम चेक करते हैं उसके लिए क्या हो रहा है, बट इन जनरल बोला है तो इन जनरल सही बात है. अगर a प्लस बी लेस देन 7 है तो a और b की वैल्यू 7 से कम ही होनी चाहिए, ये रूल होता है. इसका मतलब यस, आंसर इज ट्रू. तो बच्चों देखा हमने 25 नंबर क्वेश्चंस फिनिश कर दिए. इसका मतलब ये होता है कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म. एंड अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एग्जाम में यहां से कोई भी 3 स्टेटमेंट दे दे और बोले कि भाई चेक कर स्टेटमेंट है कि नहीं और बता इसकी ट्रुथ वैल्यू, तू कर लेगा. मुझे पता है तू कर लेगा क्योंकि तू इस बोलते हैं ना वीएसएम एकेडमी का स्टूडेंट है बेटा. सो वीएसएम के स्टूडेंट्स यार सोचो मत, एकदम बढ़िया तरीके से शेयर करो इसको, लाइक करो यार. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार तो गुनाह कर रहे हो यार, गुनाह कर रहे हो. ऐसा कौन करता है? सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं? नहीं. लाइक करने के पैसे लगते हैं? नहीं. शेयर करने के पैसे लगते हैं? नहीं. देखो क्या होता है कि आप जब ये चैनल को लोगों तक पहुंचाओगे, सपोर्ट करोगे, अपना प्यार दिखाओगे तो यार और मजा आएगा, मुझे और दुगनी एनर्जी के साथ में पढ़ाने में मजा आएगा. समझ रहे मेरी बात? यस. तो फटाफट यार अपना प्यार अपना सपोर्ट एकदम दिखाते चलो एकदम बढ़िया तरीके से, और इतने बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसको हम अपना जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स.